अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा 11th लेक्चर है और हमने एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट किए हुए थे। आप लोगों को मैंने E2 और E1 के बारे में डिटेल से डिस्क्रिप्शन बता दी थी सारी की सारी उसके बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी E1 ECB रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास एक न्यू कैटेगरी है, आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होंगी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके पास है और बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी आपके पास है, लेकिन थोड़ी सी इम्पोर्टेंट आपके पास ज़रूर है बिकॉज़ इसमें कुछ एडवांस लेवल की टर्म्स हैं यहाँ पे जो मेंशन की गई हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो ओके जी, वी हैव द E1CB मैकेनिज़्म। इस मैकेनिज़्म ये बिल्कुल एलिमिनेशन रिएक्शन ही की तरह है। हम ये पढ़ते थे कि पहले आपके पास अगर आप E1 के बारे में स्टडी करते थे तो पहले लीविंग ग्रुप लीव करता था, फिर आपका जो प्रोटॉन था वो डी प्रोटीनेशन होती थी। अब ये स्टेप थोड़ा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास प्रोटॉन रिमूव होगा और प्रोटॉन रिमूव होने के बाद आपके पास कार्बन एनाइन बनेगा। पहले बनता था कार्बन के टाइन, अब बनेगा कार्बन एनाइन। ठीक है, तो उसके बाद जाके लिविंग ग्रुप लीव करेगा आपके पास से। दो टर्म्स के बारे में आपको पता है, E1 E2 के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया। आगे कहते हैं देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी, द H इज रिमूव्ड फर्स्ट टू फॉर्म अ कार्बन एनाइन। ठीक है, कार्बन एनाइन फर्स्ट बनेगा, एनाइन बन रहा है। ठीक है, केटाइन ही एनाइन बन रहा है टू द लिविंग ग्रुप X एंड देन X इज एक्सपेल्ड, उसके बाद X लीव करेगा। दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस कॉल्ड द E1CB mechanism or the carbon anion mechanism, since the intermediate is carbon anion that kick out the leaving group. ठीक है, इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? कार्बन एनाइन का बनेगा। The name E1CB comes from the fact that it is a conjugate base of the substrate. ठीक है, आपका प्रोटॉन निकल गया, अब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है दोबारा से, तो भाई वो क्या बन जाएगा? कंजुगेट बेस। प्रोटॉन देने वाली स्पीशीज कौन सी होती है? एसिडिक होती है। प्रोटॉन निकलने के बाद अब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो डेट साइड इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। ठीक है जी, CB कंजुगेट बेस डेट इज गिविंग द लिविंग ग्रुप, उसके बाद लिविंग ग्रुप लीव करेगा। द नेम E1CB कम्स फ्रॉम द फैक्ट। ठीक है जी, वो बात क्लियर होगी, यहाँ पर रिपीट हुई थी। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ओके जी, कहते हैं देयर इज अ 3 लिमिटिंग केसेस, 3 केसेस हैं आपके पास। ठीक है, जो इस रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, जो इसके केसेस बन सकते हैं, टाइप्स बन सकते हैं, आप कह सकते हैं। द नंबर 1, द कार्बन एनाइन रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग मटेरियल फास्टर देन इट्स फॉर्म्स प्रोडक्ट। कि जैसे ही आपका कार्बन एनाइन बना, ठीक है, प्रोटॉन निकल गया, अब रिएक्शन कहते हैं फॉरवर्ड जाने के बजाय वो रिवर्स चला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनाइन इज रिवर्सिबल। एक्सप्लोजन ऑफ द लिविंग ग्रुप इज स्लो। ठीक है, तो फर्स्ट केस ये था आपके पास था, बहुत सिंपल सा। सेकंड केस क्या है जी? फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एनाइन इज अ स्लो स्टेप, प्रोटॉन बहुत स्लोली निकलेगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी फास्टर, और जो फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की वो क्या होगी? बहुत फास्टर होगी आपके पास। वी कैन से दैट द डीप्रोटीनेशन इज अ इरिवर्सिबल। फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एनाइन इज रैपिड, बहुत फास्टली प्रोटॉन निकल जाएगा, एंड कार्बन एनाइन गोज स्लोली टू द प्रोडक्ट, और कार्बन एनाइन प्रोडक्ट की तरफ स्लोली जाएगा। दिस अकर ओनली विद द मोस्ट सुटेबल कार्बन एनाइंस। Here to formation of the carbon anion is essentially irreversible. यहाँ पे भी कार्बन एनाइन रैपिड तो बनेगा, मगर वो क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा आपके पास। ठीक है, तो ये 3 केसेस इस E1CB के अंदर हो सकते हैं आपके पास। ओके जी, नेक्स्ट कहते हैं दीज केसेस हैव बीन गिवन द डेजिग्नेशन, इनको नाम दिया जाता है आपके पास। फर्स्ट केस को नाम दिया जाता है जी E1CBR का, बिकॉज वो रिवर्सिबल होता है आपके पास। ठीक है, दूसरा आपके पास है E1CBI, वो कौन सा होता है? इरिवर्सिबल। और तीसरा रिएक्शन कौन सा आपके पास होता है जी? E1A9। ठीक है जी, investigation of the reaction orders are generally not very useful except for the case 3. ठीक है, विच इज द फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज केस 1 एंड केस 2 आर द सेकंड ऑर्डर। E1 कौन सा रिएक्शन होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन आपके पास ये जो टर्म्स हमने जो फर्स्ट 2 पढ़ी हैं, दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सो दैट्स व्हाई E1 के अंदर हम उसको इंक्लूड मोस्टली नहीं कर सकते, हमें वो उसके प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलते आपके पास।
The greatest likelihood of finding the E1CB mechanism is expected in substrate that having the poor nucleofuge. poor nucleofuge हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई लीविंग ग्रुप लीव करता है और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के अपने इलेक्ट्रॉन साथ ले जाता है तो वो उसको न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं, मगर यहाँ पे कहते हैं हमारे पास पुअर न्यूक्लियोफ्यूज होना चाहिए. एज वेल इज इट द एन एसिडिक हाइड्रोजन, उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए, बिकॉज एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी तो वो प्रोटॉन निकलेगा आपके पास और फर्दर जाके रिएक्शन प्रोसीड करेंगे आपके पास. आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा. नेक्स्ट भी आपके पास फ्लोइंग एविडेंस आपके पास है, हमने हर केस में एविडेंस पढ़े, इसके अंदर भी हम कुछ एविडेंस यहाँ पे शो करेंगे आप लोगों के लिए. ओके बी, नंबर 1 पे एविडेंस आपके पास है. द फर्स्ट स्टेप ऑफ E1CB रिवर्सिबल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द बेस. ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है इनके दरमियान में एक्सचेंज होता है. इन दैट केस इफ ड्यूट्रियम इज प्रेजेंट इन द बेस, अगर ड्यूट्रियम बेस में प्रेजेंट है तो इट शुड बी रिकवर्ड इन द एंड ऑफ द रिएक्शन. एंड ऑफ द रिएक्शन में ड्यूट्रियम रिकवर होना चाहिए, बिकॉज भाई ये देखें आप लोग क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐड नहीं होनी आपके पास. तो अगर ड्यूट्रियम मौजूद है, अगर वो शामिल ही नहीं हो रहा, इट्स मीन दैट वो आपके पास क्या हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है आपके पास. इसकी एग्जाम्पल उन्होंने शो करवाई है जी. आपके पास Cl2 C डबल बॉन्ड CHCl के साथ इसको रिएक्शन करवाया NaOD. ठीक है ना, आपके पास NaOD एक बेस आपके पास है, ड्यूट्रियम यहाँ पे ले रहे हैं. इसने क्या किया, आपके पास डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया ट्रिपल बॉन्ड के अंदर. आपके पास 2 Cl थे, 1 Cl रह गया, एक H था आपके पास यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया. तो व्हेन द रिएक्शन वाज स्टॉप बिफोर द कंप्लीशन देयर वाज अ ड्यूट्रियम इन द रिकवर्ड एल्कीन. ठीक है, अगर आपके पास अगर एल्कीन की अगर हम बात करें, रिएक्शन खत्म होने से पहले पहले तक ड्यूट्रियम मौजूद था, रिएक्शन खत्म हुआ तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइन. ठीक है जी. The similar result was found for the pentahaloethanes. These substrates are relatively acidic. ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन हमकी बात की थी अभी पहले. इन बोथ केसेस द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हाइड्रोजन इंक्रीजिंग द एसिडिटी. दोनों तरफ से आपके पास क्या कर रहे हैं, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो प्रोटॉन को निकालना बड़ा इजी है. इन द केस ऑफ द ट्राइक्लोरोइथाइलिन देयर इज द एडिशनल फैक्टर. यहाँ पे एक फैक्टर और भी आपके पास आएगा, जो हाइड्रोजन आपके पास अटैच है, इट इज अटैच विद द sp2 हाइब्रिड कार्बन. ठीक है, विच इज द मोर एसिडिक देन द sp3. तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर की गई आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा. ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया. दस द E1CB मैकेनिज्म इज मोर लाइकली टू बी फाउंड इन द एलिमिनेशन यील्डिंग ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, अभी आपने देखा पीछे. एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की गई है आपके पास, ये आपके पास फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है आपके पास. ठीक है जी, फाइनल. ठीक है, इसको फाइनल कहते हैं. CH2 Br. सिंस द कार्बन एनाइन इज द स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस. यहाँ पे आपके पास बेंजीन देंगे तो उसकी रेजोनेंस की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा आपके पास. ठीक है, रिवर्सिबल नहीं जाएगा आपके पास. नेवरदलेस नो ड्यूट्रियम एक्सचेंज वाज फाउंड हियर. इफ दिस टाइप ऑफ एविडेंस इज अ गाइड देन इट मे बी इन्फर्ड दैट द E1CB रिवर्सिबल मैकेनिज्म इज क्वाइट रेयर. बहुत कम केसेस में होगा, एटलीस्ट फॉर द एलिमिनेशन विदाउट कॉमन लिविंग ग्रुप. कॉमन लिविंग ग्रुप के अलावा ये नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन, क्लोरीन एंड OTCS और टोसाइल ग्रुप हमने इसके बारे में पढ़ा था. एंड दिस विल गिव द यील्ड C डबल बॉन्ड C. अदरवाइज आपके पास जो रिएक्शन आपके पास होंगे उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. बहुत रेयर केसेस में डबल बॉन्ड बनता है आपके पास. क्लियर होगी ये बात जी. नेक्स्ट जी. Okay जी, when the elimination reaction was carried out in water containing the acetohydroxamate buffer, a plot of the rate against the buffer concentration was curved and the rate leveled off at high buffer concentration. ठीक है, आपको जो रेट मिलेगा वो हायर बफर कंसंट्रेशन पे मिलेगा आपके पास. ठीक है, इंडिकेटिंग अ चेंज इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होगा आपके पास. द रूल्स आउट एन E2 मैकेनिज्म विच हैज ओनली वन स्टेप. तो इस तरह का जो एविडेंस आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया है वो E2 को चांस ही खत्म कर देगा. क्यों? क्योंकि जी E2 के 2 स्टेप होते हैं, मगर ये बताता है आपके पास काम आपके पास क्या आ रहा है जी,
सिंगल स्टेप हो रहा है आपके, सॉरी डबल स्टेप में हो रहा है आपके पास, ठीक है। E2 में डबल स्टेप आपके पास होने, सिंगल स्टेप होना है E2 के अंदर, ठीक है, थोड़ा पसंद हो गया। E2 के अंदर आपके पास जो स्टेप है वो सिंगल है आपके पास है, मगर E1 के अंदर 2 स्टेप हो रहे हैं आपके पास। तो जो रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपके पास, तो वो आपको एक स्टेप में डिपेंड कर रहा है, अगले स्टेप के अंदर वो एलिमिनेशन हो रही है। तो ये ऊपर वाले रिएक्शन में E1 के अंदर 2 स्टेप हो रहे हैं आपके पास। When D2 was used instead of H2O as solvent, there was an initial inverse solvent isotope effect of 7.7। आइसोटोप इफेक्ट आपके पास है जी, ठीक है जी। जो आपके पास हमने देखो ना आइसोटोप यूज़ किया, प्रोटॉन H की जगह पे ड्यूटेरियम यूज़ कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या कहता है आपके पास जी, देयर वाज एन इनिशियल इनवर्स सॉल्वेंट, ठीक है, द हाईएस्ट इनवर्स सॉल्वेंट आइसोटोप इफेक्ट येट रिपोर्टेड, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपके पास जो वैल्यू अब तक रिपोर्ट की गई है वो 7.7 आपके पास है, ठीक है। इन अदर वर्ड द रिएक्शन टुक प्लेस फास्टर इन D2O देन H2O। रिएक्शन का जो रेट है वो इसके केस में क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सो डेट्स वाई इसका इफेक्ट भी क्या है, ज़्यादा, 7.7। This result is compatible only with an E1CB mechanism in which the proton transfer step is not entirely rate determining, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोटॉन ट्रांसफर का जो स्टेप आपके पास है वो रेट डिटर्मिनिंग नहीं है, मतलब जो सेकंड स्टेप होगा आपके पास जहाँ पे लीविंग ग्रुप लीव करेगा वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये उनके लिए एविडेंस आपके पास है जहाँ पे सेकंड जो स्टेप आपके पास है, जो सेकंड स्लो स्टेप होगा आपके पास, वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप आपके पास है, ठीक है। जो हमने बात की ना कि रैपिडली प्रोटॉन निकल गया और उसके बाद आपके पास जो लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है वो बड़ा स्लो लीव कर रहा है, तो जो स्लो स्टेप होता है वही आपके पास क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है आपके पास। तो ये जो हमने एविडेंस शो किया ये उनके रिएक्शंस के लिए आपके पास है। क्लियर होगी ये बात? ओके जी, द आइसोटोप इफेक्ट अराइज फ्रॉम partitioning of the carbon anion intermediate. This intermediate either can go to the product or it can revert to starting compound which requires taking a proton from the solvent, ठीक है। तो वही बात, अगर यहाँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ तो वो रिवर्स आ जाएगा। इन D2O the later process is slower, ठीक है, रिएक्शन को वापस आना बहुत कम होगा। reducing the rate at which the carbon anion intermediate return to the starting point, D2O क्या करेगा, आपके पास रिएक्शन को वापस ले आएगा, वापस की तरफ कम लेकर जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा। with the return reaction competing less effectively, the rate of the conversion of a carbon cation intermediate product is increased। इन केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा अगर आप D2O इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपके पास थर्ड कैटेगरी आपके पास आती है सबस्ट्रेट कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन atoms and poor living groups are mostly like to proceed by the E1CB mechanism. Compounds of the type of the ZCH2CH2OPH where Z is the electron withdrawing group, ठीक है। आपको पता है अगर आपने रेजोनेंस पढ़ी है तो एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इन हवाले से आपकी बेंजीन की पोजीशन भी चेंज होती है, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन के टॉपिक में आपने ये पढ़ी होंगी चीज़ें आपके पास। बिलोंग टू दिस कैटेगरी बिकॉज ऑफ OPH इज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब आपके पास OPH आपके पास है, ये बड़ा पुअर लिविंग ग्रुप आपके पास है, ये लीव नहीं कर सकेगा इजीली। So there is a much evidence to show that the mechanism here to be indeed E1CB। यहाँ पे जो mechanism होगा आपके पास E1CB पे चलेगा आपके पास। Isotope effect for the measured for the MESOCD deuterium CH2OPH, या आपके पास MES सल्फर आपके पास CD2 CH2OPH with NaOH is in D2OR 0.7। यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट बहुत कम आपके पास है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं आपके पास और पुअर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज द कंपेटिबल विद एन E1CBR मैकेनिज्म, ठीक है ना, रिवर्सिबल, बट नॉट विद द E2 मैकेनिज्म फॉर विच एन आइसोटोप इफेक्ट परहैप्स 5। यहाँ E2 मैकेनिज्म में जो आइसोटोपिक इफेक्ट है वो 5 होता है, हम इसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसका जो मैकेनिज्म आपके पास है वो रिवर्सिबल वाला आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। ये रिवर्सिबल को एविडेंस को शो कर रहा है आपके पास। क्लियर होगी बात जी? Of the 3 cases of the E1CB mechanism, the one most difficult to distinguish from the E1 is E1CB। irreversible वाले को बयान करना बहुत difficult है। One way to make this decision to study the effect of change in the living group, ठीक है, जो living group की वजह से इसके अंदर आ जाता है। This was done in the case of the three
एसिनफ्थलीन, ठीक है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया 10 वाले केस में, वेयर इट वाज फाउंड दैट द 3 रेट्स वर फेयरली मेजर्ड। आपको 3 रेट्स दिखाए गए आपके पास, ठीक है, ए बी एंड सी आपके पास, ठीक है, एक्स वाई के केसेस में। अगर एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन है वहाँ पे रेट ज़्यादा होगा आपके पास, अगर एक क्लोरीन है और एक क्लोरीन है वहाँ पे रेट कम, फिर क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। Next, even anion mechanism has been found with the substrate 1-methoxy 1-phenyl 2-nitrocyclopentane, which when treated with the methoxide give the nitroenolate anion, ठीक है। This nitroenolate anion undergo elimination to 1-phenyl 2-nitrocyclopentane 1-ene। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के अंदर बन गया आपके पास। Among the evidence for the proposed mechanism in this case were kinetic and isotopic effect result as well as the spectral reduction of the nitroenolate anion, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रिकल रिजल्ट आपको एनोलेट की फॉर्मेशन बता देगा यहाँ पे। लास्ट पे आपके पास इन मैनी एलिमिनेशन टू फॉर्म सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड्स द इनिशियल स्टेप इज लॉस ऑफ द पॉजिटिव ग्रुप, ठीक है। अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ या सी डबल बॉन्ड एन लगे हुए तो सबसे पहले पॉजिटिव ग्रुप यानी कि प्रोटॉन लीव करेगा एंड आगे जाके रिएक्शन आपका प्रोसीड करेगा आपके पास, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन होता है मुझसे पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।